माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास का क्रम। उसमें जितने भी अधिनियम आए उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कब लाया गया और इसको लाने की आवश्यकता क्या थी और इसके अंतर्गत क्या क्या सुधार किए गए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया। तो ये लाया गया 1784 में। इसे किसने लाया या फिर इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, तो उस समय ब्रिटेन के तत्काल प्रधानमंत्री जो थे वो थे विलियम पिट। उन्हीं की अनुशंसा पर, उन्हीं के द्वारा ये अधिनियम तैयार किया गया था। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो जब भी कोई एक्ट पहली बार बनाया जाता है तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कमियां रह जाएंगी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और ये प्रकृति का भी नियम है कि परिवर्तन हर चीज में आता है। तो अधिनियम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस 1773 वाले एक्ट में जो है वो बंगाल का एक गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उनके अधीन जो है वो बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसियां होती हैं उनको भी कर दी जाती हैं। तो आगे जब ये शासन आगे बढ़ता है उस पे, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें सुधार करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम लाया जाता है, लेकिन उसमें उसकी कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस एक्ट में क्या था। तो इस एक्ट में जो सबसे पहली जो बात होती है, इस एक्ट में ये बात होती है कि इसमें कंपनी के जो व्यापारिक कार्य होते हैं और राजनीतिक कार्य होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए जाते हैं और भारत के जो राजनीतिक कार्य होंगे वो कौन देखेंगे, तो वो देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। यानी इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई और इसमें 6 सदस्य होते थे और 6 सदस्यों में जो होते थे वो ब्रिटेन का एक वित्त मंत्री भी होते थे, ब्रिटेन के जो सेना प्रमुख होते थे वो होते थे उसके सदस्य, और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो होता था वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनी पर अब जो ब्रिटिश संसद है उसका शिकंजा और कस दिया गया। यहाँ पे ये बोल दिया गया कि ठीक है, आप कंपनी है, आप यहाँ पे व्यापार करने गए थे तो अब आप व्यापार करिए। यहाँ के जो राजनीतिक कार्य है उसे अब कौन देखेगा, तो हम देखेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, इसमें सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन इनका पेमेंट जो है वो कहाँ से दिया जाएगा। तो जो उसके सदस्य बने होंगे वो छोटे मोटे लोग तो बने नहीं होंगे, जो भी बने होंगे अच्छे उच्च अधिकारी बने होंगे और उसकी नियुक्ति जो है वो क्राउन कर रहा है, तो यानी उसको मोटी रकम दी जाएगी। तो उसको जो रकम दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी, तो भारत का जो राजस्व है यानी कि कंपनी जो कमा रहा है पेमेंट वो उसको देगा। इसके अलावा क्या किया गया, तो कहा गया कि ठीक है, आपने भारत पे बहुत सारे युद्ध लड़े, संधियां लड़ी, और अब जो है जो पिछले अधिनियम में कह दिया गया था कि अब आप हमारे जो है वो आदेश के बिना आप कोई संधि नहीं कर सकते, है ना, आप कोई अगला कदम नहीं उठा सकते। और इसमें क्या किया गया, इस अधिनियम में ये किया गया कि कंपनी के द्वारा जितने भी प्रदेश जीते गए थे, जितनी भी संधियां की गई थी, उन सबको क्या किया गया कि उसको हटा दिया गया और कहा गया कि अब ये जो जगह है वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, यानी कि इसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र बोला जाएगा। तो राजनीतिक रूप से कंपनी को हटा दिया गया। कंपनी सिर्फ क्या करेगी, कंपनी सिर्फ यहाँ पे व्यापार का काम करेगी।
उन कंपनी को एक छूट दी गई कि आप वहाँ पे गवर्नर जनरल जो है या गवर्नर जो आप नियुक्त करेंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई कि अगर आप इनकी नियुक्ति तो करेंगे लेकिन हमसे परमिशन लेना होगा, ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेके ही करना होगा। यानी आपको उनको बताना होगा कि हम इस सदस्य की यहाँ नियुक्ति करना चाहते हैं, अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो आप उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरी इसमें क्या होती है, इसमें द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है, क्योंकि भारत में अब दो तरह के शासन होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते थे, देखिए किसी किसी बुक में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ है। तो ये उन लोगों का समूह होता था जो एक तरह से हम बोले कि उसके शेयर होल्डर्स होते थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते थे उन लोगों का एक समूह होता था। तो उन्हें व्यापारिक मामले देखने को दे दिया गया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्यों की नियुक्ति जो थी वो ब्रिटिश क्राउन करता था। तो अब ये दोनों लोग जो है वो क्या करेंगे, भारत पर एक तरह से शासन करेंगे, यानी भारत के लिए नियम बनाएंगे। वो व्यापार के लिए नियम बनाएंगे और ये राजनीतिक मामलों के लिए। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की जो है वो स्थापना हो जाती है, यहाँ से द्वैध शासन जो है वो शुरू हो जाता है। अब हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके साथ 4 और सदस्य उसके परिषद में बनाए गए उसकी सहायता के लिए। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल तो था लेकिन उसके सदस्य संख्या जो थी उसे घटा दिया गया, उसे 3 कर दिया गया। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी ज्यादा लोग होते हैं किसी भी चीज पे तो उसमें एकमत होने पर दिक्कत होती है, लोगों की अलग अलग राय होती है। और इसमें जो गवर्नर जनरल था उसे भी वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन आप बोलेंगे कि ये तो पहले भी दिया गया, लेकिन पहले तभी दिया गया जब 4 सदस्य थे, अगर दोनों के मत बराबर हो जाते हैं तो जो निर्णायक मत था वो गवर्नर जनरल देता था। लेकिन अभी 4 सदस्य हो गए टोटल गवर्नर जनरल को मिलाकर, तो यानी कि ये चारों लोग वोट करेंगे। भारत में जो गवर्नर जनरल बनाए गए और जो भी गवर्नर थे उन्हें बुलाने का अधिकार भी जो था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, और ये साफ कह दिया गया कि आप अब हमारी अनुमति के बिना ना तो कोई युद्ध करेंगे और ना ही कोई संधि करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब जो है वो कंपनी को पूरी तरह से जो है वो एक व्यापारिक कंपनी बनाने की यहाँ पे चेष्टा की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कंपनी जो है वो सिर्फ व्यापार का काम करे। इसके अलावा क्या किया गया कि जो बंगाल और मुंबई था, जो उस समय में बम्बई कहा जाता था, तो उसकी प्रेसिडेंसियों को पूरी तरह से जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसे पिछले में भी किया गया था, लेकिन कुछ चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया गया था कि हाँ किन किन बातों को इनके अधीन रखा जाएगा और किन को नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस अधिनियम के तहत इसे पूर्ण रूप से जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि 1784 में कलकत्ता में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिससे पिछले अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम में हमने देखा कि उसमें यह आदेश दिया गया कि अब आप जो भी आदेश देंगे वो भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में देख कर करेंगे, उसके अनुसार करेंगे। लेकिन इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, और यहाँ के जो उच्च पदाधिकारी थे उनके लिए ब्रिटेन में एक दूसरा न्यायालय खोल दिया गया कि उनके खिलाफ जो भी जितने भी मुकदमे होंगे उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, तो ब्रिटेन में की जाएगी। आगे हम देखते हैं कि कैसे जनरल डायर जो थे वो जलियांवाला बाग में हत्याकांड, उतनी बड़ी हत्याकांड कर देते हैं, लेकिन उसका मुकदमा जो है वो कहाँ चलाया जाता है, ब्रिटेन में चलाया जाता है। तो यानी कि यहाँ से एक मंशा साफ हो जाती है कि जितने भी बड़े लोग होंगे, चूंकि उनकी नियुक्ति में कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन का हाथ होता था, तो इसलिए उनके खिलाफ जितने भी केस होंगे वो कहाँ देखे जाएंगे, तो इंग्लैंड में देखे जाएंगे। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।